जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। साथ में आप अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लास्ट क्लास में छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे थे और छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमने शुरू में सबसे पहले देखा कलचुरी राजवंश के बारे में कि जो कलचुरी राजवंश है हमारे छत्तीसगढ़ में 750 साल तक रहता है। कितने? 750 साल तक। 1000 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश राज करता है। उसी के समकालीन छोटे छोटे से राजवंश रहते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था फड़ी नागवंशी। फड़ी नागवंशी शासक कहाँ पे थे? तो बोलोगे कवर्धा क्षेत्र में फड़ी नागवंशी शासक थे। फिर उसके बाद अगर आप साउथ में आओगे हमारे कहाँ पे, तो बोलोगे बस्तर वाले क्षेत्र में। तो बस्तर वाले क्षेत्र में छिंदक नागवंशी शासन किए थे। कौन? तो बोलोगे छिंदक नागवंशी। कब से कब तक? तो बोलोगे 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक कौन शासन किया? तो छिंदक नागवंशी शासन करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में हमने आपको मध्यकालीन इतिहास में पहले बताया कि कलचुरी राजवंश शासन करते हैं। कलचुरियों का जो हेड ब्रांच रहता है, आप ब्रांच बोलोगे, हेड ब्रांच जो रहता है वो कहाँ पे रहता है? त्रिपुरी। और त्रिपुरी की एक शाखा रहती है, कौन सी? रतनपुर शाखा। कौन सी शाखा? तो बोलोगे रतनपुर शाखा, यहाँ पे। ठीक है, तो रतनपुर शाखा का संस्थापक कौन होता है? बोलोगे कलिंग राज इसका संस्थापक होता है। बाद में क्या होता है कि जो रतनपुर शाखा है या फिर कलचुरी जो शाखा है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग रतनपुर शाखा हो जाती है और जो दूसरा भाग होता है वो होता है रायपुर शाखा। 18 गढ़ आते हैं इसमें, 18 गढ़ इसमें, 18 गढ़ रायपुर शाखा में। ठीक है, ये 750 साल तक की कहानी जैसे कंप्लीट होती है तो हमें याद रखना है कि क्या ये हमारे छत्तीसगढ़ में यही लोग बस राज करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इनके समकालीन छोटे मोटे से और छुटके मुटके से जो राजवंश रहते हैं वो भी राज करते रहते हैं। कौन? तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि यहाँ पे कवर्धा में, कहाँ पे? कवर्धा वाले क्षेत्र में फड़ी नागवंशी शासक शासन करते हैं। कौन? तो बोलोगे फड़ी नागवंशी। फड़ी नागवंशी शासन कहाँ पे करते हैं? तो बोलोगे ये यहाँ पे कवर्धा में। कौन सी शताब्दी में? तो आपको याद रखना है 11वीं से 14वीं शताब्दी तक ये लोग शासन करते हैं। कौन सा शासन? बोलोगे 11वीं से 14वीं शताब्दी तक फड़ी नागवंशी शासक शासन करते हैं। कहाँ पे? कवर्धा क्षेत्र में। इसका जो संस्थापक रहता है उसका नाम क्या रहता है फड़ी नागवंशी शासक का? तो बोलोगे आप अहिराज। क्या नाम रहता है इसका? अहिराज इसका नाम रहता है, जो कि संस्थापक होता है। ठीक है, इसी के टाइम देखिए फड़ी नागवंशी शासक ही क्या करते हैं? तो मड़वा महल, छेरकी महल, भोरम देव, ये सब चीजों का निर्माण कराते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था किसके? फड़ी नागवंशी शासकों के बाद हमने आपको बताया कि ये जो बस्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पे शासन करता है कौन सा वंश? आप बोलोगे छिंदक नागवंशी। कौन सा? छिंदक नागवंशी शासन। ठीक है, छिंदक नागवंशी जो शासक रहते हैं वो यहाँ पे शासन करते हैं। ठीक है, इनकी जो राजधानी रहती है वो बारसूर रहती है, दंतेवाड़ा वाले क्षेत्र में ये लोग शासन करते हैं और ये वाला जो क्षेत्र पूरा इनके अंडर में रहता है। तो जब ये यहाँ पे कलचुरी शासक रहते हैं उसी के टाइम पे फड़ी नागवंशी भी शासन करते हैं और उन्हीं के टाइम पे ही छिंदक नागवंशी शासन करते हैं। कौन से सन तक? तो आपको बोलोगे जो छिंदक नागवंशी शासक रहते हैं वो 1023 ईस्वी से, कब से? तो 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक ये शासन करते हैं छिंदक नागवंशी लोग। ठीक है, यहाँ पे आपको संस्थापक का भी नाम याद रखना है। संस्थापक कौन रहता है? तो नृपति भूषण इसका संस्थापक रहता है। कौन? नृपति भूषण इसका संस्थापक रहता है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको सारी याद होंगी क्योंकि आपने चीजों को पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। इसमें जो अंतिम शासक रहता है नाम क्या रहता है? तो बोलोगे हरिश्चंद्र। कौन? हरिश्चंद्र इसका जो अंतिम शासक होता है। हरिश्चंद्र पे अटैक कौन करता है? तो बोलोगे एक इंसान रहता है, नाम रहता है उसका अन्नमदेव। कौन? अन्नमदेव एक इंसान रहता है जो कि हरिश्चंद्र पे अटैक कर देता है और हरिश्चंद्र को यहाँ पे समाप्त करके एक नए वंश की नींव डालता है बस्तर पे। नाम क्या होता है? तो काकतीय वंश उसका नाम होता है। ठीक है, क्या छिंदक नागवंशी का अंतिम शासक हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पे अटैक कौन किया? तो एक इंसान जिसका नाम रहता है अन्नमदेव। अन्नमदेव हरिश्चंद्र को हरा के काकतीय वंश की नींव डालता है। कहां पे? तो बोलोगे हरिश्चंद्र तो ये छिंदक नागवंशी शासक था, बस्तर वाले क्षेत्र भी था। तो सीधी सी बात है जो कलचुरी राजवंश रहेगा वो कहां पे शासन करने वाला है? तो वो भी बस्तर वाले क्षेत्र पे ही शासन करने वाला है। तो जो आज की हमारी कहानी रहेगी वो है बस्तर के काकतीय राजवंश के बारे में हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। देखिए ये देखिए कितने साल तक शासन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1324 से लेके 1961 साल तक। तो आप बोलोगे
कितने साल हो रहे हैं, लगभग लगभग 650 साल तक ये काकतीय राजवंश शासन करता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको राजा देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारे यहाँ पे राजा होने वाले हैं। हम राजा का सीक्वेंस याद नहीं करेंगे कि कौन पहले कौन बना, उसका दूसरा कौन बना, तीसरा कौन बना, ये बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। हम ये याद रखेंगे जो पहला राजा बना था उसने काम क्या कराया, ठीक है, फिर जो दूसरा राजा बना उसने क्या काम कराया। हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा, तो हमें ये सारी चीजों को हाईलाइट करना है। क्या हमने बोला, जो भी राजा बनेंगे उन्होंने आखिर काम क्या कराए हैं, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वंश है, क्योंकि देखिए 650 साल तक ये शासन करते हैं लगभग, और ये बस्तर में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करते हैं। तो आपको याद रखना है बस्तर में, कहाँ पे, बस्तर में सबसे लंबा समय, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश, लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक कौन सा राजवंश शासन किया है, तो आप बोलोगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी। कौन, कलचुरी। कलचुरी कितने किए, तो बोलोगे छत्तीसगढ़ में ये 750 साल तक शासन करते हैं। ये 750 साल तक छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कलचुरी राजवंश 750 साल। अगर आपसे बस्तर में पूछा जाएगा तो बस्तर में आपको याद रखना है काकतीय राजवंश कितने साल तक, तो बोलोगे 650 साल तक। ठीक है, चलिए आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करें किसके बारे में, तो अन्नम देव के बारे में, या फिर ये वंश के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। किसके बारे में, ये वंश के बारे में, कौन कौन से इसमें राजा आते हैं। देखिए ये है वंश और इसमें से आपको बहुत सारे राजा दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये राजा के नाम आप याद करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, देखिए क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, आप इनके नाम याद कर ही नहीं सकते। बस आप इनके काम याद करेंगे तो आप इनके नाम तक पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनके नाम को याद रखना है। ठीक है, देखिए एक एक करके हम पहले कहानी को यहाँ पे समझ लेते हैं। इस स्लाइड में हम कहानी को समझ लेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके एक अन्नम देव के बारे में, फिर भैरव देव के बारे में, एक एक करके सारी चीजों को हम लिखते जाएंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। और हम आपको यहाँ पे यकीन और उम्मीद दिलाते हैं कि हम यहाँ पे आपको 50 से 70% फैक्ट क्लास पे याद करा देंगे। बस आप ध्यान से चीजों को सुनते जाइएगा। देखिए जो काकतीय राजवंश है, वो काकतीय राजवंश में जो पहला शासक रहता है वो रहता है अन्नम देव। तो काकतीय राजवंश का जो संस्थापक होता है उसका नाम क्या रहता है, अन्नम देव, आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो छिंदक नागवंशी शासक नाम क्या रहता है उसका, तो हरिश्चंद्र। छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र को हरा देता है और यह बस्तर में काकतीय वंश की नींव डालता है। तो जो काकतीय वंश का संस्थापक होता है वह रहता है अन्नम देव। याद हो गया। अन्नम देव दूसरा काम क्या करते हैं, तो ये दूसरा काम करते हैं यहाँ पे राजधानी बनाते हैं। और ये राजधानी किसको बनाया, यह राजधानी किसको, चक्रकोट या फिर बारसूर को नहीं बनाया, जो कि छिंदक नागवंशी शासक वहां पे बनाए थे। ये किसको बनाता है, यह मंधोता को बनाता है। किसको, मंधोता एक क्षेत्र है बस्तर में, उसको बनाता है ये राजधानी। किसको, तो बोलोगे मंधोता को ये राजधानी बनाता है। ठीक है, इसके अलावा एक काम ये और करता है, क्या करता है ये, तो यह दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराता है। किसका, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराता है। एक एक करके आप चीजों को याद करिए। हमने क्या बोला, अन्नम देव क्या करते हैं, तो बस्तर में काकतीय वंश का संस्थापक होता है। राजधानी किसको बनाया, तो यह मंधोता को राजधानी बनाया। किसको, मंधोता को ये राजधानी बनाया। तीसरा काम क्या किया, तो यह दंतेश्वरी माता का या फिर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पे है वो मंदिर, तो देखिए एक है डंकिनी नदी, एक है शंखिनी नदी, दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे है दंतेश्वरी माता का मंदिर। है कहाँ पे, तो दंतेवाड़ा में है। कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में। दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये अन्नम देव ने ही कराया था। चीजें याद हो गई। एक बार फिर से याद करिए अन्नम देव के बारे में। काकतीय वंश का संस्थापक अन्नम देव, राजधानी मंधोता। इसके अलावा हमने आपको बताया कि दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो यही अन्नम देव ने। डंकिनी और शंखनी नदी के संगम में, इधर से डंकिनी इधर से शंखनी, दोनों नदियों का संगम होता है। कहाँ पे, दंतेवाड़ा में। और दंतेवाड़ा में ही दंतेश्वरी माता का मंदिर का निर्माण अन्नम देव कराता है। याद हो गया। उसके बाद देखिए अगला शासक आता है। आप इसके सीक्वेंस को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, आप इन राजाओं के नाम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बस आपको इनके काम याद रखने हैं। ठीक है,
देखिए भैरव देव आता है, कौन शासक आता है, तो भैरव देव इसका शासक आता है। अगला शासक ये क्या काम करता है, तो ये कोई काम नहीं करता, केवल और केवल यह शादी कर लेता है। किससे शादी कर लेता है, तो एक रहती है एक इंसान रहती है, मतलब एक औरत रहती है मेघई करके, मेघई और अरिच केलिन, कौन, अरिच केलिन करके एक औरत रहती है। कौन, मेघई अरिच केलिन करके ये एक औरत रहती है। उन्हीं के साथ में ये शादी, मतलब औरत का लड़की रहेंगी, है ना, उनके साथ में ये शादी कर लेगा। और उसके बाद देखिए इनके में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मेघई अरिच केलिन करके जो औरत है अभी जिनसे ये शादी करते हैं भैरव देव, उन्हीं के नाम पर आज भी आपको मेघी साड़ी कहाँ पे, बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलती है। कौन, तो जो बोलोगी ये जो भैरव देव की पत्नी थी मेघई अरिच केलिन, इन्हीं के नाम पर ही आज भी बस्तर में मेघी साड़ी मिलती है। कौन सी साड़ी, मेघी साड़ी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए अगला शासक आता है कौन सा, पुरुषोत्तम देव, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहता है। कौन, पुरुषोत्तम देव। चलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चीजों को। उसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है पुरुषोत्तम देव। क्या नाम रहता है इसका, पुरुषोत्तम देव। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। देखिए हम अभी से 600 साल पुरानी बात कर रहे हैं। उस टाइम पे लोग क्या चलाएंगे, तो बोलोगे बाइक तो चलाएंगे नहीं, कार तो है नहीं उनके पास, साइकिल बना नहीं सकते क्योंकि लोहा उतना ऐसा कुछ इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि साइकिल ही बना ले। क्या करेंगे, तो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी यही तो बनाने वाले हैं। तो उस टाइम पे जो पुरुषोत्तम देव रहता है वह रथ यात्रा की शुरुआत करता है। किसकी, रथ यात्रा। रथ यात्रा आपको पता होगा बस्तर में दशहरा मनाया जाता है, और आपको याद है कि वो जो रथ बनाया जाता है वो रथ यात्रा की शुरुआत किसने की थी, तो पुरुषोत्तम देव ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी। कौन सी यात्रा, तो रथ यात्रा की शुरुआत पुरुषोत्तम देव ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो रथ यात्रा है इसको ही हम लोग गोचा पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम गोचा पर्व बोलते हैं। किसने शुरू किया रथ यात्रा या फिर गोचा पर्व की, तो बोलोगे पुरुषोत्तम देव, एक शासक आता है, यह काकतीय वंश का शासक रहता है। और यह किसकी शुरुआत करता है, तो गोचा पर्व या फिर रथ यात्रा की शुरुआत ये करता है। याद हो गया चीजें। जब ये रथ यात्रा की शुरुआत कर दिया, इसी के टाइम पे ही जो उड़ीसा का शासक रहता है बोलता है वाह बहुत अच्छा आपने काम किया है, चलो हम आपको रथपति की उपाधि देते हैं। किसकी, तो रथपति की उपाधि पुरुषोत्तम देव को दी जाती है। किसको, पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी जाती है। और देखिए ये जो पहिया रहता है जिसमें, अब देखिए रथ है तो सीधी सी बात उसमें पहिया तो रहेगा ही, बैलगाड़ी रहेगा उसमें पहिया होता है, आपका ट्रेन होगा, आपके पास जो बाइक होगी या फिर जो आपके पास साइकिल होगा उसमें भी पहिया रहता है। तो ये जो रथ यात्रा है, रथ रहेगा उसमें भी पहिए रहते हैं। कितने पहिए होते हैं, तो उसमें 16 पहिए होते हैं। कितने पहिए, 16 पहिए इसमें होते हैं। आपको इतनी चीजें याद रखनी है किसके बारे में, तो पुरुषोत्तम देव के बारे में। फिर देखिए हाँ, इसके अलावा एक काम और रहता है। क्या रहता है, तो जो पुरुषोत्तम देव रहता है ये एक काम और कर देता है। करता क्या है, तो यह मंधोता से, किसको, मंधोता से राजधानी चक्रकोट बना देता है। कहाँ पे, तो मंधोता से राजधानी को चक्रकोट शिफ्ट कर देता है। कौन, पुरुषोत्तम देव। देखिए अब पुरुषोत्तम देव काम एक बार याद रखिए। कौन, रथ यात्रा की उपाधि, रथ यात्रा की शुरुआत कर दिया, रथपति की उपाधि इसको उड़ीसा का शासक दे दिया, 16 पहिए इसके रथ में रहेंगे। और इसने क्या किया, तो इसने मंधोता से राजधानी चक्रकोट को शिफ्ट कर दिया। मंधोता टू चक्रकोट, किसने, पुरुषोत्तम देव। याद हो गई चीजें, एक बार फिर से याद करिए। पुरुषोत्तम देव क्या किया, तो रथ यात्रा की शुरुआत की। ठीक है, बस्तर में जो रथ यात्रा होता है उसकी शुरुआत किसने की, तो पुरुषोत्तम देव ने की, आपको याद रखना है। इस साल जो बस्तर में दशहरा मनाया जाएगा वो कितने, 75 दिन का नहीं मनाया जाएगा। सरकार ने बोला है कि हम 2 दिन और एक्स्ट्रा मनाएंगे, 77 डेज का, मतलब 77 दिन का बनाया जाएगा दशहरा। ठीक है, देखिए जो पहिया था वो 16 पहियों का इसका रथ बना होता था। और इसको रथपति की उपाधि किसने दी, तो उड़ीसा या फिर पुरी का जो शासक है उसने इसको रथपति की उपाधि दी। जो पुरुषोत्तम देव है वो किसको मानता था, वो भगवान जगन्नाथ को मानता था। किसको, यह जिसका उपासक था उसका नाम था भगवान जगन्नाथ। ठीक है, भगवान जगन्नाथ का ये उपासक था, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये काम क्या करता है, तो यह मंधोता जो अन्नम देव राजधानी बनाता है, जिसको मंधोता को मंधोता से शिफ्ट कर देता है चक्रकोट को। कौन, पुरुषोत्तम देव। उसके बाद दिक्पाल आता है। दिक्पाल कुछ नहीं करेगा, ये क्या किया, ये राजधानी चक्रकोट से, कौन से, चक्रकोट से यह बस्तर शिफ्ट कर देता है। कहाँ पे, तो बोलोगे चक्रकोट से ये बस्तर शिफ्ट कर देता है राजधानी को।
फिर अगला शासक आता है कौन, दलपत सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है ये। देखिए अगर आप जगदलपुर गए होंगे, देखिए जगदलपुर या फिर बस्तर, अगर मान लीजिए आप नॉर्थ छत्तीसगढ़ में रहते हैं या फिर आप इधर मध्य छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन में रहते हैं, है ना, मैदान में रहते हैं, तो आपको अगर छत्तीसगढ़ में कहीं भी घूमना है या फिर अगर आपको इंडिया घूमना है तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के साउथ या फिर बस्तर में जाने की जरूरत है। बहुत ही शानदार जगह ये। जो अगला शासक आता है वो दलपत देव रहता है। दलपत देव क्या करेगा, तो ये दलपत सागर का निर्माण कराता है। कहां पे कराएगा, तो जगदलपुर में। कहां पे, जगदलपुर में यह दलपत सागर का निर्माण कराता है। होता क्या है, जो दलपत देव आता है यह जगदलपुर का यहाँ पे राजधानी बनाता है। किसको, जगदलपुर को राजधानी बनाया। और जब ये जगदलपुर का राजधानी बनाता है, और पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, तालाबों में ही नहाना, ठीक है, वहीं पे आसपास रहना। तो जब इतना बड़ा सा तालाब बना दिया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील ये है, कौन सा, दलपत झील, ठीक है। तो आपको याद रखना जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है वह कौन सा है, तो बोलोगे दलपत सागर। कौन सा, दलपत सागर, ठीक है। किसने बनवाया था, तो बोलोगे दलपत देव ने दलपत सागर का निर्माण कराया था। किसने, दलपत देव ने दलपत सागर का निर्माण कराया। और जगदलपुर को किसने बसाया, तो बोलोगे दलपत देव। कौन, जगदलपुर को किसने बसाया था, बोलोगे दलपत देव ने ही जगदलपुर को राजधानी बनाया था। दो फैक्ट याद हो गए, चलिए, है ना। दलपत देव का काम क्या रहता है, तो बोलोगे पहला काम कि जगदलपुर को राजधानी बनाया। इसके अलावा यह क्या करता है, तो दलपत सागर का निर्माण कराता है। किसका, दलपत सागर का निर्माण कराता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील रहता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील दलपत सागर रहता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन आता है, तो अजमेर आता है। कौन आता है, अजमेर आता है। इसके टाइम पे क्या होती है, तो कहानी एक घटना घट जाती है। ये जो दलपत देव रहता है, कौन, दलपत देव, यह दो पटरानियां रखती है। कितनी, दो पटरानियां रखता है। एक पटरानी रहती है और एक इसकी रानी रहती है, ठीक है। जो पटरानी रहती है उसके पुत्र का नाम रहता है अजमेर सिंह। क्या रहता है, उसके पुत्र का नाम अजमेर सिंह। और जो इसकी रानी रहती है वो रानी के पुत्र का नाम रहता है दरियादेव। हमने क्या बोला, दलपत देव। दलपत देव की जो पत्नी रहती है, एक रहती है पट रानी। उस टाइम पे देखिए राजा क्या रहते थे, बहुत सारी रानियां रखते थे। एक जो पट रानी थी, वो पट रानी का जो पुत्र हुआ उसका नाम था अजमेर। जो वाइफ थी इसकी या फिर जो रानी थी, रानी का जो पुत्र हुआ वो हुआ दरियादेव। अब घटना क्या घटी, जब यह यंग एज में ही रहता है कौन, दलपत देव, तो क्या करता है, बोलते हैं कि ठीक है ये पटरानी है। पटरानी के पुत्र को अजमेर को क्या बोलते हैं कि ठीक है तुम अब शासक बनना, ठीक है। कौन, तो अजमेर को, जो अजमेर सिंह है इसको शासक बनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद ही जो दलपत देव है इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, दलपत देव की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही दलपत देव की मृत्यु होती है तो दरियादेव जो रहता है बोलते हैं कि एक्चुअल में जो हमारी माता है वो एक्चुअल वाली रानी है, ठीक है, तुम पटरानी के पुत्र हो। क्या करते हैं, तो यह इस पे अटैक कर देता है। किस पे, तो अजमेर सिंह पे। लेकिन अजमेर सिंह क्या करता है, तो बोलोगे अजमेर सिंह सीधी सी बात है, कुछ कर नहीं सकता अजमेर सिंह के ऊपर, ठीक है। ये दोनों के बीच लड़ाई होती है। तो पहली बार क्या होता है कि अजमेर सिंह जीत जाता है, ठीक है, पहली बार। अब इन लोग का लड़ाई क्यों हुआ, क्योंकि ये बोलता है कि राजा तो मुझे दलपत देव ने बनवाया है, मतलब हमारे पिता ने। ये बोलता है कि मेरे असली पिता है वो, ठीक है। अब जैसे दलपत देव की मृत्यु होती है तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अजमेर जीत जाता है, दरियादेव हार जाता है। दरियादेव क्या किया यहाँ पे, वह जयपुर के नरेश, जयपुर का एक राजा, ये जो जयपुर वाला है वाला जयपुर नहीं, दूसरा जयपुर था। जयपुर का राजा रहता है विक्रम देव। कौन, विक्रम देव जयपुर का एक राजा रहता है। बोलते हैं प्लीज भाई मेरी हेल्प कर दो, विक्रम देव। इसके अलावा मराठा का शासक रहता है। कौन, मराठा का शासक, नाम क्या रहता है, तो बोलोगे अवीव राव, ठीक है। ये सेनापति रहता है अवीव राव, ये मराठा का सेनापति रहता है। उससे बोलते हैं प्लीज यार मेरी हेल्प कर दो, यह गलत आदमी है, यह पटरानी का पुत्र है, इसको राजा बना दिया है मेरा पिताजी, ऐसा करके, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेज रहता है, अंग्रेज भी रहता है जॉनसन करके। कौन, अंग्रेज रहता है वो जॉनसन, ठीक है। ये लोग सारे के सारे लोग मिलकर सोच सकते हैं कि विक्रम देव, अवीव राव, जॉनसन और दरियादेव सब लोग मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और अजमेर सिंह पर अटैक कर देते हैं। अजमेर सिंह पर अटैक कर देते हैं। होता क्या है, अजमेर सिंह हार जाता है। अब क्या हुआ, अब कौन आ गया, तो बोलोगे दरियादेव शासक बन जाएगा। कौन, दरियादेव शासक बन जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है दरियादेव कैसे शासक बना है। अब जब ये शासक बन जाएगा तो सीधी सी बात है, अब ये बोलेगा कि ठीक है इन लोगों ने इतनी हेल्प किया, बोलेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे, अब ठीक है तुमको हम राजा तो बनाएंगे लेकिन तुम हमारे अधीन रहोगे। अब ये मराठा अधीन शासक बन जाएगा, ठीक है। मराठा
अधीन शासक बन जाएगा। मराठाधीन शासक बोलोगे तो बोलोगे दरियादेव पहला मराठाधीन शासक बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है महिपाल देव। कौन? महिपाल देव। महिपाल देव के बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि इसके टाइम पे परलकोट विद्रोह होता है। कौन सा? परलकोट विद्रोह इसके टाइम पे होता है। देखिए, हम यहाँ पे केवल और केवल चीजों को देख रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। आपको बस केवल और केवल टकटकी निगाह से ऐसे बैठ जाना है और सुनते रहना है, उसके बाद हम चीजों को लिखाएंगे। फिर उसके बाद में आता है कौन? भूपाल देव आता है। कौन आता है? भूपाल देव। भूपाल देव के टाइम में भी विद्रोह होता है, अलग अलग विद्रोह होते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है कि मेरिया विद्रोह हो गया, तारापुर विद्रोह हो गया। ये विद्रोह आपको याद रखना है किसके टाइम पे? भूपाल देव के। महिपाल के टाइम पे कौन सा विद्रोह होता है? तो परलकोट विद्रोह होता है, परलकोट विद्रोह। भूपाल देव के टाइम पे कौन सा? तो मेरिया, और इसके अलावा हमने आपको बताया तारापुर। अब बोलोगे इतने सारे विद्रोह, फिर बोलोगे अभी भैरम देव आ गया। अब भैरम देव आया तो बोलोगे हाँ इसके टाइम में विद्रोह होता है, कोई विद्रोह होता है ना, अलग अलग विद्रोह होते हैं। तो फिर आप बोलोगे कैसे याद रखेंगे, तो इम्पॉसिबल है। इसकी इतनी शानदार वाली ट्रिक हम आपको अगली क्लास में हम देने वाले हैं, जिससे आपको एक बार में जितने भी छत्तीसगढ़ में विद्रोह हुए हैं, क्या छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं काकतीय वंश के, सारे के सारे आपको केवल और केवल एक लाइन में कराए जाएंगे। ठीक है, एक लाइन में आपको जितने भी परलकोट विद्रोह से रिलेटेड जितने भी फैक्ट रहेंगे एक लाइन में, फिर आपको मेरिया विद्रोह से रिलेटेड जितने भी फैक्ट रहेंगे वो एक लाइन में याद हो जाएंगे, फिर तारापुर के तो तारापुर के एक लाइन में याद हो जाएंगे। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आप देखोगे इतने फैक्ट हैं कि आपको याद ही नहीं होगा, और अगर आप 50 बार पढ़ोगे तो भी आपको डाउट रहेगा। लेकिन हम केवल और केवल आपको एक लाइन में याद कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। भैरम देव के टाइम में भी विद्रोह होता है। ठीक है, अलग अलग इसके टाइम में अलग अलग विद्रोह होते हैं। ठीक है, उसके बाद और शासक आता है, कौन सा? तो बोलोगे रुद्र प्रताप देव। कौन? रुद्र प्रताप देव। यह क्या करता है? तो यह जगदलपुर को बसाने का काम करता है, और जगदलपुर को चौराहों का नगर यही बोलता है। कौन? जो जगदलपुर को चौराहों का नगर के रूप में बसाया जाता है। अगर आप देखेंगे कहाँ पे? जगदलपुर में, तो आपको कभी वहाँ पे जाम नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे अगला चौराहा हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला चौराहा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको लगा कि यहाँ पे भीड़ है, तो क्या कर दिए, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे ये जाके इस वाले रोड से चले जाइए, ये वाला चौराहा भी ऐसे ही जा रहा है। उसके बाद यहाँ इतने सारे चौराहे कि वहाँ पे जाम लग ही नहीं सकता। तो वो जो चौराहों का नगर किसने बसाया? तो बोलोगे रुद्र प्रताप देव। कौन? रुद्र प्रताप देव। इसके टाइम में एक गलत घटना घटती है, कौन सी? तो घैटी। क्या? घैटी पौनी प्रथा। कौन सी? घैटी पौनी प्रथा। ये प्रथा इसके टाइम पे शुरू होती है, किसके टाइम पे? तो रुद्र प्रताप देव के टाइम पे। इसमें क्या होता है? तो इसके टाइम पे इसमें क्या होता है? तो इसमें स्त्रियों की क्रय या विक्रय होती है, मतलब स्त्रियों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। किसके टाइम में? तो रुद्र प्रताप देव के टाइम पे। इसके अलावा भूमकाल जो विद्रोह होता है वो भी इसी के टाइम पे होता है। सारी चीजें हम आपको और कराएंगे। फिर प्रफुल्ल कुमारी देवी, इसी की बेटी रहती हैं प्रफुल्ल कुमारी देवी, वो हो जाती हैं शासक, और जो शासिका बनती है यह छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका बन जाती हैं। तो प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका। उसके बाद प्रवीर चंद्र भंजदेव। कौन? प्रवीर चंद्र भंजदेव अगले शासक बन जाते हैं। ये कब से कब तक रहते हैं? तो आपको याद रखना है, जो प्रवीर भंजदेव रहते हैं 1966 तक ये रहते हैं। 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के काकतीय वंश के अंतिम शासक रहते हैं। होता क्या है कि जो बस्तर वाला क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र पे जगदलपुर में, वहाँ पे धारा 144 लागू रहती है, लेकिन उस टाइम पे ये अपना क्या रहते हैं, तो इन लोग भी निकले रहते हैं। तो पुलिस की गोली में ऐसा विद्रोह हो जाता है वहाँ पे, और पुलिस की गोली में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो प्रवीर भंजदेव है वो क्या करते हैं? तो जब भारत स्वतंत्र होता है, कब? 1947 में। हम आपको यहाँ पे 1966 बताए हैं जब इनकी मृत्यु होती है। जब भारत स्वतंत्र होता है तो यही साइन करते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है, हम भारत में विलय होना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, साइन यही करते हैं। और इन्हीं के नाम पर ही तीरंदाजी में क्या दिया जाता है? तो बोलोगे इन्हीं के नाम पर, प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम पर ही तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। हमने आपको इतनी सारी कहानी बताई, कितनी सारी बोलोगे? बहुत सारी कहानी आपने हमें बता दी है। अब हम एक एक करके चीज़ों को हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले किसके बारे में बात करूंगी? बोलोगे जो संस्थापक है उसके बारे में बता दीजिए। आइए, पहला शासक कौन आ गया? तो बोलोगे अन्नमदेव। अन्नमदेव पहला शासक। काकतीय वंश का संस्थापक कौन? तो बोलोगे अन्नमदेव। ठीक है, तो संस्थापक कौन हो गया? बोलोगे अन्नमदेव काकतीय वंश का।
काकतीय वंश का जो संस्थापक होता है वो अन्नमदेव होता है। राजधानी किसको बनाता है, तो आपको याद रखना है ये जो राजधानी बनाता है वो मंधोता को बनाता है। किसको, मंधोता को ये राजधानी बनाता है। कौन, तो बोलोगे अन्नमदेव जो है वह मंधोता को राजधानी बनाता है। इसके अलावा और क्या काम करते हैं, तो यह दंतेश्वरी माता मंदिर का भी निर्माण कराता है। किसका, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराता है। किसका, दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है उसका नाम, दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है, माता मंदिर का निर्माण। ठीक है, कहां पे कराते हैं, तो आपको याद रखना है इधर से आ रही है डंकिनी नदी। कौन सी, डंकिनी नदी। और इधर से जा रही है शंखनी नदी। कौन सी, शंखनी नदी। और ये कहाँ पे मिल रही हैं, तो ये दंतेवाड़ा में मिलती हैं। और दंतेवाड़ा में जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे है दंतेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये बनता कब है, तो वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि पहला शासक रहता है 1324 में ये शासक बनता है। कब, 1324 में ये शासक बन जाता है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में और याद भी हो गई होंगी। आगे देखिए, आगे कौन रहता है, तो बोलोगे भैरव देव। कौन, भैरव देव। भैरव देव, भैरव देव क्या करते हैं, बोलोगे यह कुछ नहीं करता था। इसकी शादी किससे हुई थी, तो एक औरत थी या फिर लड़की जो इनकी थी, सॉरी जो लड़की थी या फिर जो इनकी औरत थी, नाम क्या था, तो बोलोगे मेघई अरिच केलिन। कौन, मेघई अरिच केलिन। अरिच केलिन करके एक औरत थी जिनसे इनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या है कि देखिए इनका विवाह हो गया, क्या, भैरव देव का विवाह हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्हीं के नाम पर आज भी बस्तर में मेघी साड़ी मिलती है। ठीक है, इन्हीं की याद में। ठीक है, तो आज भी जो बस्तर में इनकी याद में क्या मिलती है, तो मेघी साड़ी मिलती है। क्या मिलती है, मेघी साड़ी। किसकी याद में, तो मेघई अरिच केलिन जो कि भैरव देव की वाइफ थी, उन्हीं की याद में मेघी साड़ी मिलती है। कहाँ पे, तो बोलोगे बस्तर क्षेत्र पे। कहाँ पे, बस्तर क्षेत्र पे। उसके बाद फिर हमने आपको अगला शासक बताया, नाम क्या था, तो बोलोगे अगला शासक पुरुषोत्तम देव। कौन, पुरुषोत्तम देव। कुछ याद आया, बोलोगे हाँ थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, अगर आपको रथ यात्रा याद आ गया मतलब आपको सब कुछ याद आया। क्या, तो रथ यात्रा। ठीक है, रथ यात्रा की शुरुआत किसने किया था, तो बोलोगे यही। रथ यात्रा को हम बोलते क्या है, गोचा पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, गोचा पर्व हम बोलते हैं रथ यात्रा को। ठीक है, जो रथ यात्रा रहता है इसमें आप बोलोगे रथ में कितने पहिए होते हैं, तो 16 पहिए होते हैं। कितने पहिए, 16 पहिए होते हैं। याद आ रही चीजें, बोलोगे हाँ थोड़ी बहुत याद आ रही है। पुरुषोत्तम देव क्या करता है, तो रथ यात्रा की शुरुआत करता है। रथ यात्रा को हम गोचा पर्व बोलते हैं। और जो गोचा पर्व जो रथ यूज किए जाते हैं उसमें कितने पहिए होते हैं, तो 16 पहिए होते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत की तो इसको क्या, तो उड़ीसा का जो शासक रहता है या फिर जो पुरी का शासक रहता है वह इनको कौन सी उपाधि देता है, तो रथपति की उपाधि। किसकी, रथपति उपाधि। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रथपति कौन, तो बोलोगे ये जो है पुरुषोत्तम देव है, इन्हीं को ही रथपति की उपाधि दिया था। किसने, तो पुरी, सॉरी जो पुरी या फिर उड़ीसा का जो शासक था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और क्या किया था, तो इन्होंने मंधोता से राजधानी कहाँ पे शिफ्ट किया, तो मंधोता से राजधानी इन्होंने चक्रकोट को शिफ्ट किया था। मंधोता से राजधानी किसको शिफ्ट किया, कहाँ पे, तो बोलोगे चक्रकोट। कहाँ, तो बोलोगे चक्रकोट को शिफ्ट किया था। कौन, पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव के बारे में आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। साथ में यह कौन से भगवान का उपासक था, तो भगवान जगन्नाथ का। किसका, भगवान जगन्नाथ को मानता था ये। ठीक है, इसी के टाइम से ही रथ यात्रा या फिर गोचा पर्व मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, तो बोलोगे बस्तर वाले क्षेत्र पे। ठीक है, पुरुषोत्तम देव, रथ यात्रा याद रखना है, 16 पहिए होते हैं। रथपति की उपाधि पुरी के शासक ने दिया था। और मंधोता से चक्रकोट की राजधानी किसने शिफ्ट किया, तो पुरुषोत्तम देव ने किया। चीजें याद हो गई, चलिए आगे चलते हैं। अगला शासक कौन रहता है, तो बोलोगे अगला जो शासक है वो है दिक्पाल देव। कौन, दिक्पाल देव। देखिए पुरुषोत्तम देव फिर दिक्पाल देव। दिक्पाल देव के बारे में हमें क्या याद रखना है, कुछ नहीं, चक्रकोट से बस्तर राजधानी शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, ये चक्रकोट से बस्तर राजधानी शिफ्ट कर दिया। दिक्पाल देव, दिक्पाल देव क्या काम किया है, तो यह चक्रकोट से जो राजधानी चक्रकोट में थी, कौन सी, चक्रकोट में जो राजधानी थी उसको यह बस्तर में शिफ्ट कर देता है। कहाँ पे, बस्तर में राजधानी बना देता है ये। बस काम खत्म। उसके बाद में जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है दलपत देव। क्या नाम रहता है उसका, दलपत देव। देखिए दलपत देव, आप बोलोगे हाँ दलपत देव क्या कराएगा, जगदलपुर। कौन, जगदलपुर की स्थापना।
जगदलपुर शहर की स्थापना, या फिर अब बोलोगे जगदलपुर को राजधानी किसने बनाया था, तो बोलोगे जगदलपुर को जो राजधानी बनाया, जगदलपुर को राजधानी जो बनाया बस्तर से जगदलपुर, ठीक है, राजधानी कौन बनाएगा, तो बोलोगे दलपत देव। देखिए आप याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दल दिख रहे हैं, दल बोलोगे हाँ, दल भी दिख रहा है और प भी दिख रहा है, यहाँ पे आप दलप आपको दिख रहा है, बोलोगे हाँ, दल अपने नाम पर ही तो रखेंगे, कोई भी शासक होता है वो चाहता है कि जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारा नाम चले, इसलिए जो जगदलपुर की जो स्थापना करते, जो उसको राजधानी बनाता है, कौन बनाता है, तो बोलोगे दलपत देव उसको राजधानी बनाता है, ठीक है। और यहीं पे यह दलपत सागर का निर्माण कराता है, किसका, दलपत सागर का, बहुत ही शानदार वो सागर है, आप देखोगे वहां पे तो दलपत सागर, ये जगदलपुर में ही है, जगदलपुर शहर में ही है, एकदम बीचों बीच। तो दलपत सागर का निर्माण कौन कराता है, तो बोलोगे यही जो दलपत देव है वह दलपत सागर का निर्माण करता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो झील है, झील हम किसे बोलते हैं, जो चारों साइड जहाँ पे पानी मतलब स्थल रहता है और बीच में पानी रहता है उसे हम झील बोल देते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा झील है वो बोलोगे कौन सा है, तो बोलोगे दलपत सागर ही है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। राजधानी आपको हमने बताया किसको बनाता है, तो यह जगदलपुर से लेकर जगदलपुर को बना देता है, बस्तर में पहले राजधानी रहती है, ठीक है। दलपत देव के बारे में आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दलपत देव के बाद में अगला जो शासक आता है उसको देखिए यहाँ पे कौन है, तो बोलोगे अजमेर सिंह। अजमेर सिंह के बारे में आपको कहानी याद है क्या, बोलोगे हाँ बिल्कुल, इसी के टाइप पे ही क्रांति होती है, क्योंकि जो दलपत देव है इसका बेटा होता है, इसका जो बेटा हुआ पटरानी का बेटा अजमेर, और जो दूसरी इसकी रानी रहती है उसका बेटा होता है दरिया देव। तो अजमेर सिंह के टाइम पर ही क्रांति होती है, पहली क्रांति, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है अजमेर सिंह के बारे में, किसके बारे में, अजमेर सिंह। अब आपको जो राजधानी कहाँ पे पहुंच गई, जगदलपुर राजधानी पहुंच गई है, बस उसको आप छोड़ दीजिए, अब कोई राजधानी चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। अजमेर सिंह आ गया, कौन आ गया, अजमेर सिंह, ठीक है। यह किसका पुत्र रहता है, तो यह पटरानी का पुत्र रहता है, ठीक है। इसी के टाइम पर ही क्या होता है, तो हलबा विद्रोह होता है, कौन सा, हलबा विद्रोह होता है इसी के टाइम पर, कौन सा विद्रोह, हलबा विद्रोह, यही हलबा विद्रोह इसी के टाइम पर होता है। इसे ही क्रांति का मसीहा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रांति का मसीहा। क्यों ना कहा जाए, क्योंकि पहली बार जो क्रांति होती है वो अजमेर सिंह के टाइम पर ही होती है, क्रांति का मसीहा कहा जाता है, ठीक है, इसके टाइम पर होता है। होता क्या, देखिए दलपत अजमेर सिंह और दरिया देव, इनके बीच में जब युद्ध होता है, ठीक है, उसी के टाइम, कब, तो अजमेर सिंह के ही टाइम पर अजमेर सिंह और दरिया देव इनके बीच में युद्ध होता है। तो अजमेर सिंह क्या हो जाता है, तो हार जाता है। हलबा विद्रोह में क्या होता है, हलबा लोग अजमेर सिंह का साथ देते हैं, लेकिन बहुत सारे हलवाओं की मृत्यु हो जाती है, अजमेर सिंह हार जाता है, दरिया देव जीत जाता है। क्यों जीत जाता है वो, क्योंकि उसको जयपुर का जो शासक रहता है विक्रम देव उसका साथ मिलता है। अंग्रेज जो शासक रहता है कौन, तो बोलोगे अंग्रेज जो रहता है वो उसका नाम रहता है जॉनसन, वो साथ देता है उसका। और मराठा जो शासक रहता है, मराठा का जो सेनापति रहता है, मराठा का शासक रहता है बिंबाजी भोसले उस टाइम पे, लेकिन उसके टाइम पे, इसी के टाइम पर उसका जो सेनापति रहता है अवीव राव, वो सहायता करता है कि इसका दरिया देव का 3-4 लोग मिल के किसको हराते हैं, तो अजमेर सिंह को हराते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है दरिया देव। क्या रहता है, दरिया देव। दरिया देव के टाइम में क्या होता है, तो आपको याद रखना है। देखिए क्या हुआ, हलवा विद्रोह हुआ, अजमेर सिंह हार गया, ठीक है। अब ये हार गया तो क्या ये मराठा के अधीन हो जाता है, क्या मराठा अधीन हो जाता है। अब मराठा साथ दिए रहते हैं, तो बोलते हैं अब क्या करोगे, तुम हमारे अधीन रहोगे। तो पहला फर्स्ट मराठा अधीन शासक होता है, ये फर्स्ट मराठा अधीन शासक यही होता है। क्या नाम रहता है, तो बोलोगे इसका नाम रहता है दरिया देव। कौन, तो बोलोगे दरिया देव पहला मराठा अधीन शासक होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सहयोगी कौन रहता है, तो इसका सहयोगी हमने अभी आपको बताया जयपुर का, कौन, जयपुर का रहता है विक्रमदेव। कौन, जयपुर का विक्रमदेव, आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा मराठा, तो बोलोगे मराठा का कौन, तो बोलोगे अवीव राव। कौन, अवीव राव। और अंग्रेज का कौन, तो बोलोगे अंग्रेज का जॉनसन। ये लोग सब लोग मिलके किसको हराते हैं, तो अजमेर को हराते हैं। अंग्रेज का जो शासन रहता है, अंग्रेज का जो सेनापति रहता है वो रहता है जॉनसन। ये सब लोग मिलकर किसको हराते हैं, तो अजमेर सिंह को हराते हैं। किसमें, तो हलवा विद्रोह में। पहला छत्तीसगढ़ बस्तर में कौन सा विद्रोह होता है, पहला होता है हलवा विद्रोह। बस्तर में क्रांति का मसीहा कौन, तो बोलोगे अजमेर सिंह। चीजें याद हो गई। अब देखिए
दरिया देव के बारे में आपको क्या याद रखना था, मराठा शासक होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो जयपुर हो गया, मराठा ये हो गया, अंग्रेजी लोग सब साथ देते हैं। तो क्या कोई आपका, अगर आप मान लीजिए अगर आप किसी का आप साथ देते हो, कब, जब कुछ गलत काम करना होता है उस टाइम पर अगर आप साथ दोगे तो क्या बोलोगे, घूस मांगोगे या नहीं? बिल्कुल। अगर गलत काम में अगर कोई साथ देता है आपका तो सीधी सी बात है वो आपका साथ ही नहीं, वो सीधी सी बात है आपका जरूर बाद में फायदा उठाएगा। दरिया देव के साथ में यही होता है। दरिया देव को बोला जाता है ठीक है हमने तुम्हारा साथ तो दे दिया है, तुम राजा तो बन गए हो, चलो हम तुमको राजा बना देते हैं, अब तुम क्या करोगे? तो फिर अब ये कोटपाड़ की संधि होती है। कौन सी संधि? कोटपाड़ की संधि होती है। कोटपाड़ की संधि होती है इसी के टाइम पे। किसके टाइम पे? तो बोलोगे दरिया देव के टाइम पर ही कोटपाड़ की संधि होती है। कब होती है? तो 1778 में। 1778 में कोटपाड़ की संधि होती है दरिया देव की। दरिया देव और किसके बीच में? तो जो जयपुर का शासक रहता है विक्रम देव और मराठा शासक अविव राव, इन दोनों मिल के क्या करते हैं? तो दरिया देव के साथ में संधि करते हैं। मराठा शासक बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, 49,000 टकोली चाहिए। क्या चाहिए? तो यह जो मराठा शासक रहता है उसको 59,000 टकोली देता है। कितना? 59,000 वार्षिक टकोली इसको देना पड़ेगा। उस टाइम पे टकोली, आज के टाइम में पैसा चलता है, तो 59,000 इसको टकोली देने के लिए बोलता है। जयपुर को भी बोला था ठीक है तुमको भी हम सहायता करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना मराठा जो अभी रहा था उसको बोला जाता है कि ठीक है हम तुमको 59,000 टकोली देंगे। अंग्रेज लोग भी अपनी अलग अलग शर्तें रखते हैं, ठीक है। तो कोटपाड़ संधि में क्या होता है? तो जयपुर का शासक, मराठा शासक, दरिया देव के बीच में संधि होती है, क्योंकि ये लोग बेचारे लोग मिल के बेचारे को हराते, किसको? अजमेर सिंह को हराते हैं, इसलिए, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं? घूस मांगते हैं, तो वही होती है कोटपाड़ संधि 1778 में। इसके अलावा आपको याद है एक और रखना है, भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है। किसके टाइम पे? दरिया देव के टाइम में। ये क्या हो गया? भोपालपट्टनम का संघर्ष। भोपालपट्टनम कहाँ पे है? तो बोलोगे भोपालपट्टनम बीजापुर में है, ठीक है। कब होता है? तो 1795 में होता है। कब? 1795 ईस्वी में दरिया देव के टाइम पे ही भोपालपट्टनम संघर्ष होता है। क्या, क्यों ऐसा होता, क्यों? देखिए अंग्रेज से अब किसकी दोस्ती होगी? जो बस्तर के शासक थे, अंग्रेज से दोस्ती। अब यहाँ पे एक शासक रहता है, उसका नाम रहता है मिस्टर, क्या? मिस्टर ब्लंट करके। क्या? मिस्टर ब्लंट। अब मिस्टर ब्लंट करके जो शासक है वह कहाँ आ जाता है? तो बस्तर में आने की कोशिश करता है। उसी टाइम पे जो बस्तर के लोग रहते हैं वो अंग्रेजों को क्या करते हैं? मिस्टर ब्लंट को क्या करते हैं और इनके साथ में जो आए रहते हैं सबको भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, ठीक है। तो 1795 में जो पहला यूरोपीय यात्री रहता है, पहला यूरोपीय यात्री नाम क्या रहेगा? तो मिस्टर ब्लंट रहेगा। ये आने की कोशिश करता है बस्तर क्षेत्र में, लेकिन इसको घुसने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो मिस्टर ब्लंट है वो आना चाहता है बस्तर क्षेत्र में, लेकिन इसको घुसने नहीं दिया था। तो क्या होता है? कौन सा संघर्ष उसको बोलते हैं? तो भोपालपट्टनम संघर्ष रहता है, या फिर बीजापुर में ये होता है, ठीक है। तो बीजापुर में ही है भोपालपट्टनम, ये आपको याद ही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, इनकी कहानी को। इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देखिए, अजमेर सिंह, हलवा विद्रोह इसके टाइम पे, ठीक है। क्रांति का मसीहा जो बस्तर में होता है वो अजमेर सिंह होता है। अब इसके हलवा विद्रोह होता तो है ये जो 1774 के बाद में, है ना, जो 1779 तक चलता है, ये विद्रोह होता तो है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। जब विद्रोह देखेंगे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि कौन इसका मसीहा होता है, कौन क्या क्या करता है, सारी चीज़ें। अगर हम आपको यहाँ पे विद्रोह भी पढ़ाएंगे तो क्लासेस हो सकता है 2 से 3 घंटे लंबी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम विद्रोह अलग से देखेंगे और एक एक लाइन में आपको याद करा देंगे हम। फिर दरिया देव आता है। दरिया देव क्या रहता है? तो पहला मराठाधीन शासक होता है, और इसका सहयोग कौन करता है दरिया देव का? अजमेर सिंह को हराने में, जो कि किसका पुत्र रहता है? तो बोलोगे यह पटरानी का पुत्र रहता है अजमेर सिंह। इसको हराने में कौन सहयोग करता है दरिया देव का? तो बोलोगे विक्रम देव, जो कि जयपुर का शासक रहता है। मराठा शासक रहता है, मराठा का जो सेनापति रहता है वो अविव राव रहता है, और अंग्रेज में एक इंसान रहता है, अंग्रेज एक सेनापति रहता है जॉनसन। ये सब लोग मिलकर अजमेर सिंह को हराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोग घूस मांगते हैं, तो उसे बोलते हैं कोटपाड़ संधि। संधि मतलब समझौता। अब समझौता, हमने तुमको जिता दिया, अब तुम क्या करोगे? चलो चलो पैसा दो। 59,000 टकोरी मांगते हैं कौन? मराठा लोग, ठीक है। 1778 में होती है कोटपाड़ संधि। आपको सन भी याद रखना है, 1778, ठीक है। उसके अलावा भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है। क्या होता है? तो यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट आना चाहते हैं 1795 में, लेकिन इसको घुसने भी नहीं दिया जाता। किसके द्वारा? तो बस्तर में क्षेत्र में जो निवासी रहते हैं उनके द्वारा। आगे देखिए,
दरिया देव हो गया। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे दरिया देव हो गया। अब महिपाल देव, महिपाल देव के बारे में हम केवल क्या पढ़ेंगे, तो परलकोट विद्रोह इसी के टाइम पे होता है। फिर भूपाल देव, भूपाल देव के बारे में भी हम लोग यही केवल पढ़ेंगे कि मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह इसी के टाइम पे होता है। केवल और केवल आप इतना याद रखेंगे, महिपाल, परलकोट। हम याद कैसे करेंगे, तो बोलोगे जब हम अगली क्लास में याद करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। माही, माही से आप याद करोगे, किसको, धोनी को याद करोगे। और धोनी को जैसे आप याद करोगे तो बोलोगे कि वह 1824 1825 में, ठीक है, तो आप ऐसे याद करोगे 1824-25 में विद्रोह होता है। तो कोर्ट या फिर कोर्ट में गेंद लग जाती है, ठीक है, जो गेंद के बारे में, बॉल के बारे में बात हो रही है, गेंद सिंह इसका नेतृत्व करता होता है। तो हम आपको सब चीज़ बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो महिपाल देव के बारे में आपको याद रखना है कि परलकोट विद्रोह होता है इसके टाइम पे बस। फिर भूपाल देव आता है, भूपाल देव के टाइम में भी विद्रोह होता है, कौन सा, तारापुर और मेरिया। चलिए एक बार लिख लेते हैं इनको। पहले कौन आया, महिपाल देव, कौन आया, महिपाल देव। महिपाल देव के टाइम में कौन सा, तो परलकोट विद्रोह। बस आप इतना ही याद रख लीजिए, उतना ही आपके लिए काफी है, परलकोट विद्रोह। हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। फिर कौन आता है, तो भूपाल देव आता है, कौन आता है, भूपाल देव। भूपाल देव के टाइम पे कौन सा विद्रोह होता है, तो एक होता है तारापुर। आपको एकदम एक लाइन में याद करा देंगे और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम ऐसा होता है कि हम 1 साल 2 साल 3 साल में भी उसको हम, मतलब कितने साल पुरानी हम चीज़ों को याद किए हुए, लेकिन हमें अभी तक सब कुछ याद है, ठीक है। तारापुर और जो दूसरा है वो कौन सा था, तो मेरिया, ठीक है, मेरिया विद्रोह। कब होते हैं दोनों, तो दोनों 1842 में होते हैं। कब होते हैं, दोनों 1842 में होते हैं। जो परलकोट विद्रोह होता है वो कब होता है, 1824 में, जबकि इसको हमने पता नहीं कितने टाइम पहले पढ़ा है। हमें कैसे याद है वो हम आपको बता देंगे लास्ट अगली क्लास में। उसके बाद जो अगला शासक होता है उसका नाम रहता है भैरम देव। क्या नाम रहता है इसका, भैरम देव। भैरम देव इसका अगला शासक होता है, किसका, काकती वंश का, ठीक है। जब ये भैरव देव शासक बनता है तो आपको याद होगा कि अभी हमने भैरव देव पढ़ा था। भैरव देव के बारे में तो हाँ बोलोगे, भैरव देव की वाइफ कौन, मेघई अरिचकेलिन। और मेघई अरिचकेलिन के नाम पर ही आज भी बस्तर में मेघी साड़ी मिलती है, ठीक है। भैरव देव ये जब शासक बनते हैं तो ये जो शासक बनते हैं इसके टाइम पे एक घटना घटती है। आपको अभी हमने आपको बताया था क्या, कि जो इतने भी अब काकती वंश के राजा हो रहे हैं वो मराठाधीन हो रहे हैं। बोलोगे हाँ बिल्कुल। जो दरिया देव आया था यह नाम डुबा के चला गया, मराठाओं से क्या बोला, तो यह अपने ही भाई के विरुद्ध क्या करता है, तो षड्यंत्र रच देता है। तो अपने भाई के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचेगा तो राजा बन पाएगा, वो तो दूसरे के अंडर में ही रहेगा। तो ऐसे मराठा अधीन कब से शासक, तो दरिया देव के बाद में जितने भी शासक हैं वो सारे मराठा अधीन, मतलब मराठा कंट्रोल कर रहा है कि तुम मेरे अंडर में रहोगे, ठीक है। अब ये मराठा दिन चल रहा था, लेकिन जो घटनाएं घटती है वो है 1853-54 में। कब, 1853-54 में। लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, तो विलय नीति लाता है और यह ब्रिटिश प्रांत में किसको, तो मराठा को, कहाँ पे, तो बोलोगे मराठा, जो भी क्षेत्र मराठाओं को हरा देता है ये, और यह ब्रिटिश प्रांत में सम्मिलित कर देता है किसको, तो जितने भी मराठा वाले क्षेत्र रहते हैं उसको ब्रिटिश प्रांत में सम्मिलित कर लेता है। कब, तो बोलोगे 1853-54 में। याद हो गया, 1853-54 में एक घटना और आपको याद होगी, ट्रेन चलती है, छुक 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 छुक, बोलोगे हाँ बिल्कुल। जो ट्रेन चलती है उसकी शुरुआत भी यही लॉर्ड डलहौजी ही कराता है 1853-54 में। कहाँ से कहाँ तक, तो बोलोगे मुंबई से थाने के बीच में। ये तो आपको याद होगा। तो आपको यह भी याद हो जाएगा कि मराठाओं के जो अधीन हम लोग चल रहे थे, अब क्या हो गए, अब किसके अधीन आ गए, अब हम ब्रिटिश के अधीन आ गए। ब्रिटिश में कौन, तो बोलोगे गवर्नर रहता है लॉर्ड डलहौजी। अब बोलोगे यहाँ पे क्या हो गया, तो ब्रिटिश अधीन, ब्रिटिश या फिर अंग्रेज अधीन, ब्रिटिश या फिर अंग्रेज अधीन पहला शासक, अंग्रेज के अधीन फर्स्ट कौन सा, तो बोलोगे काकती वंश का शासक। काकती शासक अगर पूछेगा तो आप बोलोगे अंग्रेजों के अधीन पहला जो काकती शासक होता है उसका नाम रहता है भैरम देव। लेकिन आपको 1853-54 के बाद में एक घटना और याद आनी चाहिए। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है तो 1857 की घटना, 1857 की घटना में क्या होता है, तो आपको ये पता होगा कि 1857 की घटना में जो जितने भी नॉर्थ वाले क्षेत्र रहते हैं, नॉर्थ इंडिया वाला, ये वाले जो क्षेत्र रहते हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर देते हैं। किसके, अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1857 के टाइम पे उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं उसे हम। तो प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम होता है वो किसके टाइम पे होता है, तो आपको याद रखना है भैरम देव के टाइम पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है।
इसके अलावा भैरम देव के टाइम पे 3 विद्रोह होते हैं। कितने विद्रोह? 3 विद्रोह, एक नहीं, 2 नहीं, 3 विद्रोह। कितने? 3 विद्रोह। याद रखना है नाम, कोई विद्रोह। आपको याद रखना है लिंगगिरी विद्रोह। आपको नाम याद रखना है मुड़िया विद्रोह। क्या? मुड़िया विद्रोह। आप बोलोगे अभी आपने जस्ट सबसे पहले आपने बोला हल्बा विद्रोह, फिर उसके बाद आपने बोला कि जो महिपाल देव रहता है, महिपाल देव के टाइम पे कौन सा? परलकोर विद्रोह हो जाता है। फिर भूपाल देव आता है, भूपाल देव के टाइम पे 2 विद्रोह होता है, एक तारापुर और एक मेरिया विद्रोह। फिर भैरम देव के टाइम पे 3 विद्रोह, कोई, लिंगगिरी और मुड़िया विद्रोह। इतने सारे विद्रोह हम कैसे याद करेंगे? बस आप अभी आपको याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो रहा है तो याद कर लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, आप इसको कोई बात नहीं सोच के छोड़ भी सकते हैं, अगली क्लास में याद हो जाएगा। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि ब्रिटिश अधीन या फिर अंग्रेज अधीन पहला जो काकतीय वंश का शासक रहता है वो रहता है भैरम देव। 1857 की जब क्रांति होती है उस टाइम पे कौन शासक रहता है काकतीय वंश का? तो भैरम देव। ठीक है। इसके अलावा इसी के टाइम पे पहला यूरोपीय यात्री आता है। कौन? पहला यूरोपीय यात्रा इसी के टाइम पे आता है, यूरोपीय यात्री, है ना। पहला यूरोपीय या फिर ब्रिटिश अधिकारी। ब्रिटिश अधिकारी कहाँ पे आता है? तो आप बोलोगे बस्तर में। पहला ब्रिटिश अधिकारी बस्तर का दौरा करता है। बस्तर में, कहाँ पे? बस्तर में आता है। ठीक है। जो ब्रिटिश अधिकारी होता है इसे कमिश्नर भी बोला जाता है। क्या बोला था? इसे कमिश्नर बोला जाता था। ठीक है। तो पहला जो ब्रिटिश अधिकारी या पहला ब्रिटिश कमिश्नर, कुछ भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पहला ब्रिटिश अधिकारी या फिर पहला ब्रिटिश कमिश्नर या फिर पहला यूरोपीय कमिश्नर किसके काल में आया था? तो बोलोगे भैरम देव के काल में आया था। किसके काल में? भैरम देव के काल में आया था। कब आया था? तो ये 1856 में आया था। कब? 1856 में आया था। अब इसका नाम भी याद रख लेते हैं। नाम क्या रहेगा? तो बोलोगे चार्ल्स इलियट। क्या? चार्ल्स इलियट इसका नाम रहता है, चार्ल्स इलियट। अगर आपने एमसीक्यू की क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा क्या? कमिश्नर से हमने आपको याद था कमीना, और यहाँ पे इडियट, ला को आप डा कर देंगे तो कमीना, इडियट। ये गाली होती है, ये हम गाली नहीं दे रहे, हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। कमीना, इडियट, ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको कभी नहीं बोलेगा। कब? 1856 में। हम लोग अंग्रेजों को क्या करेंगे? सीधी सी बात, उस टाइम पे क्या करेंगे? हमारी लड़ाई होगी, लड़ाई में क्या करते? तो लड़ाई में तो आप लोग भी गाली देते होंगे, तो आप गाली नहीं देना है ना, हमें मतलब प्यार से चीज़ों को संभालना है। आगे देखिए, बस आपको भैरम देव के बारे में इतनी ही चीजें देखनी है। क्या क्या देखनी है? तो बोलोगे ब्रिटिश अधीन पहला शासक होता है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम होता है उसके टाइम पे भैरम देव ही शासक रहता है। पहला यूरोपीय यात्री इसी के टाइम पे आता है। नाम क्या रहता है? तो यूरोपीय अधिकारी कौन? तो बोलोगे कमिश्नर। या फिर ब्रिटिश अधिकारी कौन रहता है? तो बोलोगे चार्ल्स इलियट, जो पहला ब्रिटिश अधिकारी रहता है वो भैरम देव के टाइम पे ही आता है। इसके अलावा इसके विद्रोह भी होते हैं, कोई विद्रोह, लिंगगिरी विद्रोह और मुड़िया विद्रोह। इसका सन पूछ लेते हैं 1876, इसका सन पूछ लेते हैं 1859। सब चीज़ें हम अगली क्लास में आपको याद करा देंगे। तो आपको क्या क्या याद रखना था? तो बोलोगे काकतीय वंश का अंग्रेजों के अधीन पहला शासक, स्वतंत्रता संग्राम पर जब लड़ाई होता है तो भैरम देव शासक रहता है। इसके टाइम पे पहला ब्रिटिश अधिकारी बनाया जाता है। फिर पहला या कमिश्नर जो आता है वो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन आता है? तो बोलोगे चार्ल्स इलियट आता है। ठीक है, भैरम देव के टाइम में। बस आपको इतना ही याद रखना है। आगे देखिए, भैरम देव के बाद में जो अगला शासक आता है उसके बाद उसको देखिए, भैरम देव, फिर उसके बाद आया रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव के बाद में प्रफुल्ल कुमारी और ब्रवीर भंज देव। देखिए, जो रुद्र प्रताप देव है ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक होता है। कौन? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव क्या करता है? तो यह जगदलपुर को बसाता है। जगदलपुर को ये बसाता है आप बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जगदलपुर को ये चौराहों के नगर के रूप में विकसित करता है। किसको? तो चौराहों के नगर के रूप में विकसित करता है। चौराहों के नगर के रूप में किसको कौन विकसित करता है? तो बोलोगे रुद्र प्रताप देव जो है वो चौराहों के नगर के रूप में जगदलपुर को विकसित करता है। यहाँ पे कभी भी जाम नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे रोड रहते हैं। फिर यहाँ पे आप जाम लग रहा है, आप यहाँ से मुड़ जाइए, यहाँ पे जाम लग रहा है, अलग यहाँ से मुड़ सकते हैं, और बहुत चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, तो यहाँ पे जाम लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चौराहों का नगर जगदलपुर किसने बसाया? बोलोगे तो रुद्र प्रताप देव ने। याद हो गया? इसके अलावा इसके टाइम में हमने आपको बताया था कि अभी की एक प्रथा चलती है, नाम क्या रहता है? तो घैटी पैनी प्रथा। घैटी पोनी प्रथा। घैटी पोनी प्रथा। ये जो घैटी पोनी प्रथा रहती है कि बहुत ही गंदी प्रथा होती है। इसमें क्या होता है? तो इसमें स्त्रियों का क्रय विक्रय किया जाता है। स्त्रियों का क्रय विक्रय। स्त्रियों का क्रय विक्रय
होता है इसके टाइम पे, ठीक है, इसके टाइम पे स्त्रियों का क्रय विक्रय होता है। तो घैटी पुनी पर ये मतलब ये चालू नहीं कराता, इसके समय पे ये प्रथा जो रहती है वो प्रचलित रहती है, आपको याद रखना। तो रुद्र प्रताप के देव के टाइम पे बोलोगे जगदलपुर को बसाता है ये, है ना, चौराहों के नगर के रूप में विकसित करता है। और घैटी पुनी जो प्रथा है वो एक प्रथा होती है जिसमें स्त्रियों का क्रय विक्रय किया जाता है, रुद्र प्रताप देव के टाइम पर ये होता है। इसके अलावा अगला देखिए, यहाँ पे स्त्रियों का क्रय विक्रय, एक फैक्ट आपको और यहाँ पे याद रखना है, किसके बारे में, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, दलपत देव। दलपत देव के टाइम पे एक प्रथा रहती है, उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे वस्तु विनिमय की शुरुआत होती है। कहाँ पे वस्तु विनिमय की शुरुआत होती है, दलपत देव के टाइम पे, ठीक है। वस्तु विनिमय की शुरुआत किसके टाइम पे होती है, दलपत देव, जो कि दलपत सागर का निर्माण कराता है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील होता है ये, और यह जगदलपुर को राजधानी बनाता है। याद आ गया, वस्तु विनिमय की शुरुआत किसके टाइम पे होती है, दलपत देव के टाइम पे। क्या होता क्या है यहाँ पे, इसके टाइम पे बंजारा आते हैं। कौन आते हैं, बंजारा आते हैं। ये जो बंजारा आते हैं ये क्या करते हैं, तो बंजारा नमक लाते हैं अपने साथ में। क्या लाते हैं, नमक लाते हैं और गुड़ लाते हैं। क्या लाते हैं, नमक और गुड़ लाते हैं। और जो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे बस्तर वाले क्षेत्र है, ये जो आदिवासी हैं वहाँ पे क्या करते हैं, इनको बोलते हैं, जो जनजाति यहाँ पे रहती है वो जनजातियों से बोलते हैं कि ठीक है, हम तुमको क्या दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं, तुम हमको क्या दोगे, जो वनों से हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, जो वनोपज है, ठीक है, वनों से हमें बहुत सारी चीज़ें, हमने किसमें पढ़ा है, तो हमने उद्योग में पढ़ाई है, वनोपज हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो वनोपज से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है तो तुम लोग हमें दो और हम लोग तुमको क्या देंगे, नमक और गुड़ देंगे। उस टाइम पे सिक्का वगैरह ये लोग नहीं देते थे, क्या देते थे, वस्तु विनिमय। जैसे आपके जो बगल में है, क्या हुआ, तो अब आपके पास आलू बहुत ज़्यादा है, उनके पास टमाटर बहुत ज़्यादा है, तो आपने बोला कि ठीक है, अब हमारे पास वहाँ जाने के लिए टाइम नहीं है मार्केट में, तो 1 किलो आलू ले लीजिए हमसे और आप हमें आधा किलो टमाटर दे दीजिए या फिर 1 किलो टमाटर दे दीजिए। यही इसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय बोलते हैं। तो वस्तु विनिमय की शुरुआत किसके टाइम पे होती है, बस्तर में तो दलपत देव के टाइम पे होती है। उसके बाद रुद्र प्रताप देव के बारे में आपको 2 फैक्ट और याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि 1910 में यहाँ पे भूमकाल विद्रोह होते हैं। तो हमने आपको बताया है कि भूमकाल विद्रोह तो आप बिल्कुल भी याद मत रखिएगा, क्योंकि हम अगली क्लास में आपको याद करा देंगे। भूमकाल विद्रोह इसके टाइम पे होता है, बस आप इतना ही याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम सब कुछ अगली क्लास में याद कराएंगे। देखिए यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, तो इसे आपको याद रखना है, सेंट ऑफ जेरूशलेम बोला जाता था। किसे, सेंट ऑफ जेरूशलेम रुद्र प्रताप देव को कहा जाता है। सेंट ऑफ जेरूशलेम रुद्र प्रताप देव को कहा जाता है। सेंट ऑफ जेरूशलेम किसको कहा जाता है, तो रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूशलेम कहा जाता है। आखिर इसे कहा क्यों जाता है, जो भारतीय शासक है वो इनको उपाधि दिए हैं, किसको, रुद्र प्रताप देव को, कि आप है क्या है, तो बोलोगे सेंट ऑफ जेरूशलेम है। क्यों, देखिए इसे एक तरीके से क्या हुआ, तो इसे भारत का ईसा मसीह बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब यूरोपीय युद्ध हो रहा था, यूरोप में युद्ध हो रहा था, जब यूरोप में युद्ध हो रहा था, तो यूरोप में जब युद्ध हो रहा था उस टाइम पे इन्होंने बहुत हेल्प किया था। किसका युद्ध में हेल्प किया था, तो यूरोपीय सेना का। किसका, यूरोपियों का ये बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। यूरोपियों का हेल्प किसने किया था, रुद्र प्रताप देव ने यूरोपियों का हेल्प किया था। इस वजह से जो भारतीय शासक है उन्होंने क्या बोला था, तो इसे बोला था, किसे, तो बोलोगे रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूशलेम या फिर भारत का ईसा मसीह भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो सेंट ऑफ जेरूशलेम कौन, रुद्र प्रताप देव। जगदलपुर को चौराहों का नगर कौन बनाया, तो रुद्र प्रताप देव ने बनाया। घैटी पोनी जो एक गंदी प्रथा थी वो किसके टाइम पे थी, रुद्र प्रताप देव के टाइम पे थी। घैटी पोनी प्रथा क्या होती है, तो स्त्रियों का क्रय विक्रय होता है। भूमकाल विद्रोह अगले क्लास में। आगे देखिए, इनकी जो बेटी रहती है नाम क्या रहता है, प्रफुल्ल कुमारी। क्या नाम रहता है, तो प्रफुल्ल कुमारी। प्रफुल्ल कुमारी, प्रफुल्ल कुमारी के बारे में आपको बस केवल एक ही चीज याद रखना है कि पहली महिला शासिका, छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका। पहली महिला शासिका छत्तीसगढ़ की कौन, तो बोलोगे प्रफुल्ल कुमारी। उसके बाद में आपको एक लास्ट राजा याद रखना है, क्या नाम आता है, प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है। क्या होते हैं, तो बोलोगे ये अंतिम काकतीय शासक होते हैं। क्या होते हैं, ये अंतिम काकतीय शासक होते हैं, काकतीय शासक, ठीक है, अंतिम काकतीय शासक। इनके टाइम पे होता क्या है, तो यही जब भारत में जब जितनी भी रियासतें रहती हैं, सारी रियासतें भारत में बोलती हैं कि ठीक है रियासतों का विलीनीकरण होता है, तो रियासतों का जब विलीनीकरण होता है तो प्रवीर चंद्र भंजदेव है, इस टाइम पे ये राजा हुआ करते थे। कहाँ पे, तो काकतीय वंश में ये राजा हुआ करते थे, ये रियासत था वहाँ पे।
तो इसके जो राजा कौन थे, तो प्रवीर चंद्र भंजदेव। ये क्या करते हैं, तो बोलते हैं हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो भारतीय क्षेत्र में शामिल होने के लिए कौन यहाँ पे साइन किया था, तो आपको याद रखना है कि भारत क्षेत्र में संविलियन में साइन होने के लिए, या मतलब सम्मिलित होने के लिए कौन साइन करता है, प्रवीर चंद्र भंजदेव। तो भारत में रियासतों के सम्मिलन में हस्ताक्षर कौन किया था, तो बोलोगे कौन किया था, प्रवीर चंद्र भंजदेव। हस्ताक्षर यही किए थे, कौन किए थे, प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है। इसके अलावा इनके लिए या फिर इनके नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता, तो हमने आपको पहले ही बताया, कौन सा, तीरंदाजी के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, किसके नाम पर, तो प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम पे। ठीक है। और इनकी मृत्यु कैसी होती है, तो 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो पुलिस की गोली में एक्चुअल में होता है क्या, तो वहाँ पे 144 धारा लगी रहती है। उस टाइम पे 144 धारा का मतलब होता है कि आप 3 से ज़्यादा लोग हो नहीं सकते। ठीक है, भीड़ नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई होगी किसी रीजन से, इस वजह से वहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि पुलिस का ये काम होता है, पुलिस जब 144 धारा लागू करती है, मतलब वहाँ पे अगर आप ज़्यादा लोग रहते तो आपकी जिम्मेदारी रहती है कि वो आप लोग उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो पुलिस की गोली से मृत्यु किसकी हो जाती है, तो प्रवीर चंद्र भंजदेव की मृत्यु हो जाती है। चलिए एक बार चीज़ों को हम फिर से पढ़ लेते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, चीज़ें आसान हो जाएंगी याद करने में। चलिए देखिए, अन्नमदेव, तो आप बोलोगे संस्थापक, काकतीय वंश का संस्थापक अन्नमदेव 1324 में यह शासक बनता है। राजधानी मंदोता को बनाता है। नाम क्या और क्या करता है, तो ये दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण कराता है। दंतेश्वरी माता मंदिर है कहाँ पे, तो बोलोगे शंखिनी और डंकिनी के संगम पर है दंतेश्वरी माता का मंदिर। याद हो गया, कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में है। कहाँ पे, दंतेवाड़ा जिले में। उसके बाद देखिए भैरव देव आता है। भैरव देव की वाइफ का नाम मेघई अरिच केलिन। ठीक है, मेघी साड़ी इन्हीं की स्मृति में आज भी बस्तर में बनती है। उसके बाद पुरुषोत्तम देव आता है। कौन, पुरुषोत्तम देव। रथ यात्रा की शुरुआत या फिर गोचा पर्व की शुरुआत इसी के टाइम पे होती है। 16 पहिए रहते हैं। रथपति की उपाधि कौन देता है, पुरी का जो शासक रहता है रथपति को उपाधि देता है। और जो पुरुषोत्तम देव है कौन से भगवान को मानते हैं, तो भगवान जगन्नाथ को मानते हैं। और मंदोता से चक्रकोट को राजधानी शिफ्ट कर दिया, तो पुरुषोत्तम देव। मंदोता से चक्रकोट, पुरुषोत्तम देव। मंदोता किसने, तो अन्नमदेव। अब चक्रकोट से बस्तर कौन शिफ्ट करेगा, तो दिक्पाल देव। फिर उसके बाद बस्तर से जगदलपुर कौन शिफ्ट करेगा, तो फिर दलपत देव। आपको याद रखना है। आगे देखिए, दिक्पाल देव क्या किया, तो चक्रकोट से बस्तर राजधानी शिफ्ट कर दिया। उसके बाद देखिए दलपत देव क्या करेगा, तो जगदलपुर से राजधानी शिफ्ट कहाँ करेगा, तो बस्तर से राजधानी कहाँ शिफ्ट करेगा, तो बस्तर से राजधानी शिफ्ट करता है जगदलपुर में। दलपत सागर का निर्माण, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील। उसके अलावा वस्तु विनिमय का शुरुआत कौन करता है, तो यह दलपत देव। इसके टाइम पे वस्तु विनिमय की शुरुआत हो जाती है। होता क्या है, तो बंजारा आते हैं। बंजारा हम किसे बोलते हैं, कि मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, कुछ सामान अपनी थैली में रख लोगे और बोलोगे चलो ठीक है हम चलते हैं। आप ऐसे चलते रहोगे, फिर वहाँ पे मान लीजिए कोई मिल गया, तो बोलोगे कि हम यार खा के बोर हो गए हैं, एक काम कर दो, तुम हमसे ये ले लो और हमें तुम ये दे दो। तो वही होते हैं बंजारा। तो बंजारा जो लोग रहते हैं वो इस टाइम पे आते हैं, तो ये नमक और गुड़ लेके आते हैं, और जो जनजातियां रहती हैं उनसे क्या लेते हैं, वनोपज लेते हैं। इन्हीं से, यही टाइम से ही क्या होता है, तो जो बस्तर में जनजातियां रहती हैं उनका शोषण होता है। ठीक है, तो जनजातियों का शोषण कैसे, अब बताओ। नमक और गुड़ मतलब कोई अच्छी चीज़ है क्या, बिल्कुल एकदम गलत चीज़ है। ये सब कौन खाता है, नमक तो और बहुत ही कम खाना चाहिए। ठीक है, और गुड़, हाँ ठीक है, गुड़ सुबह बहुत आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पे क्या, तो अच्छी चीज़ ये हमसे ले रहे हैं। जनजातियां जो रहेंगी वो क्या करती है, तो वनोपज इनको दे देती हैं। तो इन्हीं से यहाँ से क्या होता है, जनजातियों को शोषण स्टार्ट हो जाता है दलपत देव के टाइम से। उसके बाद देखिए अजमेर सिंह आता है। तो अजमेर सिंह के टाइम में क्या होता है, हलबा का विद्रोह होता है, क्रांति का मसीहा इसे कहा जाता है। फिर दरिया देव आता है। क्या, तो पहला मराठा दिन शासक हो जाता है। हमने आपको कहानी सबसे पहले बता दी है। जयपुर का शासक विक्रम देव, और मराठा तो बोलोगे अवीव राव, और अंग्रेज का जो एक सेनापति रहता है जॉनसन। ये सब मिलकर अजमेर सिंह को हराते हैं। और जब अजमेर सिंह को हराते हैं तो एक संधि होती है। ये लोग बोलते हैं ठीक है हमने हरा दिया, अब क्या करोगे, तुम हमें कुछ घूस दे दो। तो घूस क्या करते हैं, तो कोटपाट संधि करते हैं 1778 में। ठीक है, इसके अलावा भोपालपट्टनम की संघर्ष होता है 1795 में। क्यों, तो वहाँ पे उस टाइम पे एक यूरोपीय यात्री आता है मिस्टर ब्लंट। उसके आगमन के विरोध में कौन, तो जो जनजातियां रहती हैं वो क्या करती हैं, इसके आगमन के विरोध में यहाँ पे क्या करती हैं, संघर्ष करती, मतलब लड़ाइयाँ करती हैं। ठीक है, कि तुम यहाँ पे अंदर भी एंट्री भी मत लेना। उसके बाद
महिपाल देव के बारे में हमने आपको बताया था कि परलकोट विद्रोह होता है। फिर भूपाल देव, तारापुर या मेरिया विद्रोह, फैक्चुअल चीजें हम अगली क्लास में याद करेंगे इसको। फिर देखिए अगला शासक कौन, तो बोलोगे भैरम देव के टाइम पे क्या होता है, तो बोलोगे ब्रिटिश अधीन ये पहला काकतीय राजवंश रहता है। ठीक है, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तो भैरम देव उस टाइम पे शासक होता है। पहला ब्रिटिश जो अधिकारी रहता है या फिर कमिश्नर अगर आपसे पूछेगा तो बोलोगे भैरम देव के टाइम पर ही आता है। नाम क्या रहता है, तो चार्ल्स इलियट। पहला ब्रिटिश अधिकारी या फिर पहला ब्रिटिश कमिश्नर चार्ल्स इलियट किसके टाइम पे आता है, तो भैरम देव के टाइम पे आता है। इसके अलावा इसके टाइम पे क्या विद्रोह होता है, तो बोलोगे कोई विद्रोह, लिंगगिरी विद्रोह और मुड़िया विद्रोह। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है कि जो भैरम देव है ये क्या करते हैं, 2 शादी किया रहता है। कितना, 2 शादी ये पहले किया रहता है। ठीक है, लेकिन ये तीसरी शादी भी कर लेता है। किससे कर लेता है, तो यह जो है वो एक दूसरे धर्म की, एक दूसरे धर्म की या फिर मुस्लिम धर्म आप बोल सकते हैं, क्या नाम रहता है, तो इनका नानाबाई या फिर नावाबाई भी इनका नाम कुछ कुछ जगह दिखता है, तो नानाबाई इनका नाम रहता है, मुस्लिम धर्म की रहती हैं। तो इनके साथ में विवाह कर लेती हैं। तो जो इनकी पुरानी जो पत्नियां रहती हैं उसमें से एक जन का नाम रहता है क्या, जुगराज कंवर। क्या, जुगराज कंवर, जुगराज कुंवर। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे जगह नहीं है, आपको लिख लेना है। जो जुगराज कंवर है इनकी जो पहली पत्नियां हुआ करती थी, क्या बोलती हैं कि तुम ठीक है, तुमने पहले 2 विवाह किया, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन तुमने एक दूसरे धर्म की जो औरत है उनसे भी विवाह कर लिया है। तो ये बोलती है कि या तो तुम सत्ता छोड़ दो या तो फिर तुम नानाबाई को छोड़ दो। ये कौन बोलते हैं, तो जुगराज कुंवर बोलती हैं। ठीक है, तो आपको याद है ना, जुगराज कुंवर। इसे कौन सा विद्रोह बोला जाता है, तो इसे रानी चोरिस का विद्रोह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे रानी चोरिस का विद्रोह बोला जाता है। रानी चोरिस का विद्रोह इसे कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, हमने यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा है लेकिन आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है कि क्या जो जुगराज कुंवर है वो कौन से विद्रोह करती है, रानी चोरिस का विद्रोह करती है। मतलब वो विद्रोह का नाम क्या रहता है, रानी चोरिस का विद्रोह। होता क्या है, तो भैरम देव जो रहता है वो 2 शादी पहले के रहता है, जो तीसरी शादी वो दूसरे धर्म की औरत से कर लेता है या फिर नानाबाई से कर लेता है। इस वजह से जो जुगराज कुंवर रहते हैं वो क्या बोलती हैं, या तुम नानाबाई को छोड़ो या फिर तुम सत्ता छोड़ दो। आगे देखिए, रुद्र प्रताप देव क्या करता है, जगदलपुर चौराहों का नगर बसाता है। कौन, रुद्र प्रताप देव। घैटी पोनी एक गंदी प्रथा, रुद्र प्रताप देव के टाइम पे। भूमकाल विद्रोह रुद्र प्रताप देव के टाइम पे, कब, 1910 पे होता है। उसके बाद अब कोई विद्रोह हम नहीं पढ़ने वाले, इतना ही विद्रोह था यहाँ पे। सेंट ऑफ जेरूशलम किसे बोला जाता है, तो बोलोगे रुद्र प्रताप देव को। क्यों, क्योंकि यह क्या करता है, यूरोपी में जब युद्ध होता है तो उस टाइम पे यह हेल्प करता है कि इसका अंग्रेजों का हेल्प कर रहा है। कौन, रुद्र प्रताप देव। इसलिए इसे क्या बोलता है, तो इसे जो भारतीय शासक क्या बोलते हैं, सेंट ऑफ जेरूशलम। जैसे कि गांधी जी जो थे वो गांधी जी क्या बोलते थे कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, किसकी, अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए बोलते थे, ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्यों हेल्प करेंगे हम तुम्हारी, लेकिन गांधी जी बोलते थे। ठीक है, तो गांधी जी वैसे यहाँ पे रुद्र प्रताप देव ये भी बोलते थे हम ठीक है तुम्हारे यूरोपीय की हेल्प करें। तो जब इन्होंने हेल्प किया था इसलिए इन्हें क्या बोला गया, सेंट ऑफ जेरूशलम या फिर भारत का ईसा मसीह। प्रफुल्ल कुमारी पहली महिला शासिका होती हैं। उसके बाद आपको याद रखना प्रवीण चंद्र भंजदेव अंतिम काकतीय वंश के शासक होते हैं। भारत में रियासतों का जब सम्मिलन होता है उस टाइम पे हस्ताक्षर करते हैं। तीरंदाजी के क्षेत्र पे इनको पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के नाम पर। और इसके अलावा 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है गोलीबारी से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी आपको याद हो गई होंगी। बस अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, अब आपकी जिम्मेदारी है चीज़ों को आप रिवीजन करिए। क्या चीज़ों को आप रिवीजन करिए। आप जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे चीज़ों को उतना ही ज़्यादा समय तक आपको याद रखेंगे। रिवीजन कैसे आप करेंगे, तो आप जैसे आज इसको पढ़े हैं कल आप जब भी दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप इसको एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद कल के बाद अब तीसरे दिन, जब तीसरा दिन होगा तब कल के बाद में जो तीसरा दिन आएगा, मान लीजिए कल सोमवार है तो तीसरा दिन क्या हो जाएगा, मंगल बुध गुरुवार को। उसके बाद गुरुवार के बाद जब 7वां दिन आएगा तब आप इसको फिर से आप रिवीजन करिएगा। 7वें दिन के बाद जब 15वां दिन आएगा तब आप इसको रिवीजन करिएगा। 15 दिन के बाद जब 21 दिन आएगा तब आप इसको रिवीजन करिएगा। फिर हर 21वें दिन में आपको रिवीजन करना है इस चीज़ को। ऐसे आप करेंगे लाइफ में। आप बता रहा हूँ जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक अगर आप ऐसी रिवीजन करते रहेंगे तो आप इवन पीएससी मेंस में भी अगर आप यही कंटेंट लिख के आ गए तो आपको बहुत ही शानदार मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जो पीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट वो भी आजकल यही नोट्स को मांग रहे हैं कि आप जो नोट्स लगाते हैं, जो बनाते हैं, जो लोगों को तैयारी करा रहे हैं, ये नोट्स हमें प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।